पिछले दिनों मुझे लाहौर अपने घर जाने का इत्तेफाक हुआ और लाहौर जाके मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इस बार जो लाहौर में स्मॉग है वो पिछले साल वाली स्मॉग से काफ़ी मुख्तलिफ है। इस बार जो स्मॉग है वो शायद आपको इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ आप उसको महसूस बहुत ज़्यादा और तकलीफ़ दे हद तक कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेरा अपना किस्सा मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मैं लाहौर गई 3-4 महीने, इस बार थोड़ा सा लेट चली गई मैं लाहौर, और रात मुझे फ़ील होता था मेरा भी आउटडोर एक्सपोजर कोई नहीं था, क्योंकि लोग ये कह रहे थे ना स्मॉग में भी आप मास्क पहने, चले बाहर निकले तो समझ में आ रहा है कि आपने मास्क पहनना है, लेकिन आप घर में भी मास्क पहन के रहेंगे, ये आज मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि क्या ऐसा ये क्या करना है। क्योंकि देखिए मैं तो 3 दिन रही, मैं वापस आ गई और वापस भी मैं आई कैसी गले की बीमारी के साथ। मुझे अभी भी लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर मट्टी है, मेरे अंदर रेत है। 3 दिन मेरा गला शदीद मुतासिर रहा, मुझे ऐसा लगता था मैं सांस नहीं ले पा रही और मेरे अंदर रेत ही रेत जा रही है, और तकलीफ दे हद तक मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी। और जो खांसी थी वो मतलब वो मैं खांसती थी, मुझे लगता था कि लिटरली मैं आई कॉफ माई लंग्स आउट, ऐसी कोई सिचुएशन थी। हम इतने शोज़ करते हैं COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में, लेकिन मैं भी जब लाहौर का चक्कर लगा कर आई ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई इसकी सिविरिटी ही और है। और सलाम है लाहौर के लोगों को कि वो इतनी स्मॉग में जिस तरीके से अपनी मामूलात ज़िंदगी को जारी किए हुए हैं। सो आज के शो में स्पेसिफिकली मैं सवाल से बात करना चाह रही हूँ कि देखिए वैसे अगर आप COPD की रीज़न जानना चाहें तो उसमें होता है कि जी अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, एक तो चले बंदा स्मोकिंग कर रहा हो, उसको इतनी लंग्स की वैसे प्रॉब्लम नहीं होती जितना उसके सामने बैठा बंदा जो कि पैसिव स्मोकर होता है उसको इससे मसला होता है। देन ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, और मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, ये जो हम यहाँ पे कबूतरों को जो दाना डालते हैं उससे क्या होता है कि हम तो उनकी नस्ल में अफजाइश भी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मदिया बहुत अजीब सी बात करी, लेकिन आपके सामने मेरे शोज़ में डॉक्टर ने मुझे सेकंड किया हुआ है कि ये जो कबूतर हैं इनकी जो ड्रॉपिंग्स हैं, अगर आपको ड्रॉपिंग की समझ में नहीं आए, जो इनका वेस्ट है जो ये बिट करते हैं, ठीक है, और कराची में चलती हवा, जब ये कबूतर उड़ते हैं तो ये ड्राई होकर जब ये हवा में उड़ती तो उसके डस्ट पार्टिकल्स हवा में मौजूद रहते हैं, एंड देन आप उसको और मैं इसको इनहेल कर रही हूँ। स्पेशली मेरे वो भाई जो कि बाइक पे सफ़र करते हैं और जो हेलमेट भी नहीं लगाते, वो उसको इनहेल कर रहे हैं। और ये कितनी खौफनाक बात है आपके और हमारे लंग्स के लिए, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। अगर ऐसा नहीं कि हम उनको खाने नहीं डालेंगे तो ये जो कबूतर हैं ये मर जाएंगे, नहीं, ये माइग्रेट कर जाएंगे। अभी आपकी जान, आपके बच्चों की जान बहुत अहम है, तो प्लीज़ 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 हमने इस बात पे भी ख्याल करना है कि हम कैसे अपने शहर की आबो हवा को साफ़ कर सकते हैं। वरना शायद अगर पहली लंग्स की इतनी डिजीज़ ना हो जितना मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में लंग्स की डिजीज़ बढ़ेंगी। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे और मैं ज़रा डॉक्टर से इस पर खुल के रहनुमाई भी लूँगी। तो इसी वाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीर मुसब अल्लवी, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिदा फ़ातिमा जो कि कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन है डाउ यूनिवर्सिटी में, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलफशाह रज़ी ज़ैदी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट से। मैं आप तमाम मोअज़्ज़ज़ गेस्ट को अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मेरा आप लोगों से सवाल यही है, ये जो हम कराची में अपनी आबो हवा इतनी वो कहते हैं ना कि मुतासिर देख रहे हैं, मैं जो स्मॉग लाहौर में अभी खुद भी झेल कर आई हूँ, ये सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी है डॉक्टर बिल्किस आपसे शुरू करूँगी जो ट्रिगर कर रही हैं? देखिए सबसे पहले जिस तरह आपने पूरी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, कि एस्थमा या लंग्स के सारे जो डिजीज़ हैं ये आजकल स्मोक की वजह से, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस है उनकी वजह से, लेकिन हम रूट कॉज नहीं देखते कि ये इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए क्यों हैं। हमने अपनी ज़मीन के साथ किया क्या है, सारे दरख्त काट दिए, ठीक है ना, बिल्डिंग्स बना दी, फैक्ट्रीज जो है वो शहर से बाहर नहीं है, शहर के अंदर इंडस्ट्री बिल्कुल, उसका जो धुआं है वो भी मुतासिर कर रहा है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना, क्योंकि हम अपने ग़िज़ा में जो हमारी सेहत मांगती है हम वो नहीं लेते, जो हमारे ज़बान के चटखारे हम वही इस्तेमाल करते हैं, और हम अपने हाथों से अपने बच्चों को जहर दे रहे, पॉइजन कर रहे हैं। कैसे? वो जंक्स पे चले जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ें जो है ओवियस, तो लंग्स बेचारा करेगा क्या।
तो लेकिन बिल्कि साहब बहुत सारी जगहों पे ये सिचुएशन आपके हाथ से इससे भी निकल गई है कि आप चाहे बच्चे की ग़िज़ा अच्छी भी रखें, लेकिन वो जो बन चुका हुआ है, मैं स्पेसिफिकली अगर मैं लाहौर की स्मॉग की बात करूं, मुझे तो अक्सर जो लोग कह रहे थे भी हमने पाकिस्तान आए, हमने लाहौर जाना, मैंने कहा हरगिज़ मत जाएं, इस मौसम में ना जाए, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, आप लाहौर मत जाएं। तो ये जो रीज़न एकदम स्मॉग निकल के सामने आ गई है, ये कितनी खौफनाक है हमारे। देखिए ये स्मोक हुआ क्यों, हमें इस पे भी तो सोचना चाहिए ना कि पहले लाहौर इतना अच्छा शहर था, इतना ग्रीन था, और अभी भी है, ग्रीन है, सब कुछ है, लेकिन स्मोक क्यों है? इसका जो रूट कॉज है, अगर हम उस पे काम करेंगे तो हम वो तो कामयाब हो। देखिए वो असल में देखिए जो भारत में भी जो एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर बर्निंग्स होती हैं, तो वो भारत से भी हमें ठीक ठाक आती है। इस बार मैं देख रही हूँ they've done really good, पंजाब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं प्रॉपर, उसको ड्रोन्स वगैरह से कैसी कोई चीज़ ना हो। बट डॉक्टर साहब ये जो स्मॉग है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये किन किन चीज़ों को, कौन कौन सी पुरानी बीमारियों को भी ट्रिगर कर रही हैं? सही, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये टॉपिक पे बात करने का, बिकॉज सम ऑफ दिस टॉपिक इज यूजली निगलेक्टेड एंड डेफिनेटली लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। सो जैसे जो स्मॉग है वो बेसिकली व्हाट डज टू द एयरवेज इज कि वो आपके एयरवेज को ड्राई बहुत कर देता है, एंड जब वो ड्राइनेस होती है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी म्यूकस है वो भी ड्राई हो जाता है, एंड देन डेफिनेटली म्यूकस प्लगिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा डेंजर जो होता है वो हमारे उन पेशेंट्स को होता है जो एस्थमा के हैं या जो ऑलरेडी COPD के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, या ऐसे पेशेंट्स पे भी होता है जो ऑलरेडी एट रिस्क होते हैं और डेफिनेटली उनको कभी डिजीज डायग्नोस नहीं होती, एंड डेफिनेटली जब स्मोग होता है तो एकदम से उनकी डिजीज एक्सैसरबेट हो जाती है, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर देम। वो कहते हैं हमें तो कभी ज़िंदगी में दमा नहीं हुआ, तो अब क्यों हो रहा है? हाँ। सो ये डेफिनेटली एक्सैसरबेशंस हैं। तो स्मोक का डायरेक्ट इफेक्ट तो सबसे पहले इस बात पे है। सेकंड, जो एनवायरनमेंट में हमारी चीज़ें हैं, जैसे COPD उमूमन हमारे कॉन्सेप्ट है कि स्मोकिंग रिलेटेड है, डेफिनेटली इज। So the recent research says कि it is 60 to 70% the cause, the remaining 30% जो cause है, अब भी हमारे मुल्क में ऐसे जगहें हैं जहाँ पे स्टिल गैस नहीं, लकड़ी पे आग जलाई जाती है, एंड दैट आल्सो इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर जो COPD। डॉक्टर साहब एक तो रिक्वेस्ट आ रही वो कह रहे कि आपने इसको और आम फहम में बता दें, लेकिन जैसे भी आपने बात की तो मैं ये लोगों को भी बता दूं कि हमारे जो गांव देहात में अभी भी जो वहाँ खवातीन हैं, वो जो चूल्हा जलाती हैं, वो उसको फूंक मार के लकड़ियों को, और वो सबसे ज़्यादा खवातीन जो है ना, इतना मेरे ख्याल से सिगरेट पीने वाले, हुक्का पीने वाले अफराद भी मुतासर नहीं होते बिल्कुल, जितनी वो खवातीन जो कि चूल्हे जलाती हैं फूंके मार, जैसे जो आपने बात की, तो ये वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। अच्छा, जो हमारी खवातीन ये जो चूल्हों किचन में जो भी इतना टाइम गुजार देती है, हमारे यहाँ तो वाकई ये अब तो ऐसा ना कि धुआं निकलता भी नहीं, हम अपार्टमेंट सिस्टम में रहते हैं, जो घर खाने पकड़े होते हैं, तो वो जो धुआं है वो आपकी किचन में रह जाता है। किचन छोटे हैं, सब किचन से लेके बाहर उसमें लिविंग एरिया में आ जाता है पूरे घर में। तो सब ये भी वही धुआं है जो अब आपके बच्चों को भी और आपके भी लंग्स मुतासर कर रहा है। डेफिनेटली यस, क्योंकि ये सब चीज़ें वही हैं। ये धुआं जो COPD को प्रेसिपिटेट करता है, इसका बहुत सिंपल ये कि धुआं आपके एयरवेज में क्रॉनिकली जो है ना वहाँ बस रह जाएगा, स्टे कर लिया, और इनके एयरवेज बिल्कुल ऐसे काले हो जाते हैं जब हम देखते हैं, तो वो रिवर्सिबल नहीं है। ये डिजीज़ इसलिए COPD को कहते हैं, इसलिए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, ये एक रिवर्सिबल डिजीज नहीं है। जैसे एस्थमा एक रिवर्सिबल है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं इनहेलर्स दूसरी चीज़ों से, बट आप कंप्लीटली इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब, जैसे हम अक्सर लोगों को डराने के लिए दिखा रहे होते हैं, डराने के लिए लोग हकीकत है लोगों को कहते हैं आप स्मोकिंग करते हैं, देखिए आपके फेफड़े कितने काले हैं। तो ये तो आम उन लोगों के भी फेफड़े से काले हो जाएंगे जो कि स्मोकिंग नहीं करते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए जो फेफड़े काले हैं दिखाते हैं ना एक्सरे के ऊपर उठाकर, हाँ, वो एक पैथोफिजियोलॉजी है। वो एक्चुअली पैथोफिजियोलॉजी से, हाँ, यानी कि एक तरह से मिथ है। नहीं, पैथोफिजियोलॉजी इज रियलिटी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि जो अंदर से साख्त की खराबी हो रही है ना, ओके ठीक है, वो उसकी अपीयरेंस है, वो उसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं ज्यादा काले एक्सरेज, ठीक है ना, वो धुआं नहीं है। वो धुआं नहीं, हाँ, धुआं हमारा जो फंक्शन करता है, हाँ, अंदर जाकर जो काम करता है, उससे जो डैमेजेस होते हैं, ऑफ कोर्स वो है, हाँ, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो उसके असरात हैं। वो तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन मैं वही बात करना चाह रही हूँ ना कि इट्स नॉट ओनली कि स्मोकर्स के जैसे जो लंग्स हैं वो इतने मुतासर होंगे, ये तो दूसरे जो पैसिव स्मोकर्स हैं, जैसे हमारी खवातीन गाँव देहात में जो चूल्हा फूंक के जलाती हैं, उनकी भी ऐसी सिचुएशन होगी। जी, स्मोकर्स के पास, हम स्मोकर्स को असेस करने के लिए हमारे पास क्वांटिफिकेशन है। क्वांटिफिकेशन मतलब है हम इसकी कितनी मिकदार है, इसको हम नाप सकते हैं, हाँ, कि कितने सिगरेट पिए तुमने। पैक ईयर्स बहुत मशहूर चीज़ है कि कितने पैक ईयर्स हैं, मतलब एक बंदा एक दिन में अगर एक पूरी डिबिया पीता है, 20 सिगरेट्स की पीता है और वो पूरे साल तक पीता है, तो उसको कहते हैं 1 पैक ईयर। तो 15 पैक ईयर्स इज
इनफ टू डेवलप COPD। ठीक है ना, अगर किसी ने 15 साल सिगरेट पी ली है इस तरीके से तो वो इनफ है, उसको COPD डेवलप हो गई फुल फ्लैश। डॉक्टर साहब 15 साल भी आपने ठीक ठाक दे दिए कि जो एक दिन में नहीं वो अलग मामला है। हाँ, वो अच्छा, अलग मामला है। हाँ। वो एक दिन वाला जो है ना मैं उसको अलग बताती हूँ। ठीक है। जो COPD है वो इस तरह से डायग्नोज, जी, जी। लेकिन जो हुक्का स्मोकर्स हैं उनको हम गेज नहीं कर सकते कि उन्होंने कितना हुक्का पिया है। ठीक है ना, वो ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि काला काला नजर आता है जब हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं ना, जब हम अंदर जाते हैं फेफड़े की नालियां देखते हैं तो बाकायदा पैचेस होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोयले का रंग, कोयले के रंग जैसे पैचेस हमारी एयरवेज में पड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, वो एक्चुअली वहाँ पे ऑक्यूमुलेट कर चुका होता है, इतनी हाई क्वांटिटी होती है उसकी, इतनी हाई डोज होती है उसकी कि वो वहाँ पे जमा हो चुका होता है। जो वो वाला मामला है कि जी मैं तो ओकेजनल स्मोकर हूँ मगर मेरा सांस फूलता है, एक्चुअली वो लोग हैं जो एस्थमेटिक्स हैं। एस्थमेटिक जेनेटिक कोड है। एस्थमेटिक्स को मैं कहती हूँ कि आपके सामने होंगी कुछ मिसालें कि जी वालिद साहब थे, चाचा थे, मोहल्ले के कोई हजरत थे, वो पूरे ज़िंदगी सिगरेट पीते रहे और उनको सांस की कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक है ना, हो सकता है ऐसी मिसालें आपके सामने होंगी, कोई बात नहीं। मगर अगर आपको तकलीफ शुरू हो गई है 30 साल में, 35 साल में, ठीक है, तो अभी ये COPD नहीं लॉन्च हो गई है, आप अंडरलाइन एलर्जिक हैं और उसके ऊपर अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप अपने 2 काम करते हैं। एक तो आप लंग डैमेज को यानी कि COPD की डेवलपमेंट को, इसके बढ़ने को स्पीड अप कर देते हैं। जी, जी। तेजी से बढ़ेगा ये। दूसरा काम आप ये करते हैं कि एक तो ये स्पीड अप हो गया, दूसरे आपकी जो दवाएं हैं जो आपके अस्थमा को ट्रीट करती हैं वो बेकार होती जा रही हैं। ओह माय इट्स अ डेड एंड। और यकीन जाने ये काउंसलिंग इतनी इफेक्टिव होती है कि मैंने खुद बहुत सारे लोगों की सिगरेट छुड़वाई है, बहुत इफेक्टिव होती है। आप उन्हें एक दफ़ा समझाएं तो, टाइम तो दें, लगाना पड़ जाता है, टाइम लगाना पड़ जाता है। कितना टाइम लगता है वैसे सिगरेट छुड़वाने के लिए आधा घंटा भी लगाना पड़ जाता है। आधा घंटा तो वैसे बहुत ही कम है, अगर अगला बंदा मानने वाला नहीं, बने अगर तो। कोई शख्स OPD कर रहा हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। आप आपसे बात करें, लेकिन जी जी डॉक्टर साहब इसमें ये भी देखिए, हम जैसे बात करें COPD की, तो इसमें तो जो आपकी डस्ट एलर्जी है वो भी अगर आपको ट्रिगर कर जाए, देखें अभी जैसे एस्थमा में सॉरी स्मोक में, आपको स्पेसिफिकली मैं लाहौर वालों के लिए कह रही हूँ, आप प्लीज़ आज का शो ज़रूर देखें क्योंकि लाहौर शहर मेरा इस वक्त इतना पोल्यूटेड है। वही कह रही हूँ ना, स्मॉग नज़र नहीं आ रही आपको घर में। डॉक्टर साहब आप रात सो के उठेंगे तो आपको लगेगा आपकी सांस की नाली में सिर्फ और सिर्फ रेत है और बिल्कुल खुशकिसी है। तो इससे इसका मतलब आपकी जो पुरानी डस्ट एलर्जीज हैं वो भी ट्रिगर हो रही हैं स्मोक से। ये आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए इसमें अगेन कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि एस्थमा और COPD अलग अलग चीज़ें हैं। एस्थमा वाला मरीज़ जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसमें ये ट्रिगर्स होते हैं जी। जैसे आपने बताया स्मॉग हुई या कोई परफ्यूम से एलर्जिक है। COPD वाले में जो है वो बेस लाइन में ही उनको डिजीज़ मौजूद होती है। कभी कभार जैसे मौसम की तब्दीली होती है उसमें वो बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल किसी दिन जैसे दमे के मरीज़ की तरह बिल्कुल सही बैठे हों। तो इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, हो सकता है वो उसको कोरिलेट करें अपनी किसी भी चीज़ से, लेकिन स्पेसिफिकली दमे से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ है। जी, जी। और इसकी आगाही इसलिए ज़रूरी है। बिल्कुल, वो तो हम उसकी बात करें क्योंकि एस्थमा एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है एंड COPD ये एक बड़ी खौफनाक चीज़ है। जनाब मैं बार बार बोलूँगी जी कि आप भी अपने ज़हन से मान लें कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो है ये एक बार जैसे आज जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे सिंसिस क्रॉनिक, इसको रिवर्सिफाई नहीं कर सकता। एस्थमा में फिर अगर आप शहर चेंज कर ले, आपको कोल एनर्जी भी हो तो आप बड़े आराम से शहर चेंज करके भी आप एस्थमा से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरी अपनी एग्जाम्पल, वाई आई एम सेइंग इट बिकॉज मेरी अपनी ये प्रॉब्लम थी। मैं लाहौर में जब तक थी मैं एस्थमेटिक थी, मैं कराची आई, बल्कि कराची ज़्यादा पोल्यूटेड है शहर, लेकिन समहाउ 2 साल के अंदर अंदर जो मेरे एस्थमा की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। इसकी वजह ये है कि आपकी जो सेंसिटिविटी ट्रिगर था ना वो वहाँ का था। जैसे इस्लामाबाद में पोलन है, पोलन, जी जी बिल्कुल। पोलन के अंदर लोग बिल्कुल जो सही होते हैं गर्मी में, मेरी प्रैक्टिस इस्लामाबाद की है, तो वह एकदम से 2 महीने 3 महीने वो बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली ट्रीटमेंट पे भी बहुत ज़्यादा क्योर नहीं ले पा रहे होते, जी जी, नहीं सेटलमेंट हो रही होती, तो हम तो कहते हैं कि आप थोड़ा सा लोअर पंजाब चले जाएं, आपको ये रिस्पेक्ट है। कराची के जो पोल्यूशन है, कराची का जो एस्थमेटिक है, जी जी, जो यहाँ का सेंसिटिव है, वो अगर इस्लामाबाद चला जाए, मैं कराची से इस्लामाबाद गई हूँ, आई वॉज वेरी फाइन देयर,
मुझे कुछ नहीं तकलीफ थी वहाँ पर, जबकि पोलन का सीजन भी पोलन आया, का सीजन है। मगर मैं पोलन से सेंसिटिव नहीं थी। ये अस्थमा का मसला है। सीओपीडी के अंदर एक तो डिजीज डेवलप होती है एक बड़े अरसे के बाद, जी एकदम से नहीं नहीं develop होती, हाँ। कुछ वो अपना अरसा लेती है जिसमें अपनी रिमॉडलिंग करती है अंदर। इट टेक्स रियली गुड टाइम दी जड़ें मजबूत करने में। जी, वो इतनी जड़ें मजबूत करती है, इसीलिए एक तो वो क्रॉनिक है, दूसरे वो इरिवर्सिबल है। अब वो ठीक है ना? मतलब ये मुकम्मल क्या, तौर पे क्या ये शुरू में खामोश भी है? बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है। इवन पेशेंट्स कहते हैं कि हमें सांस नहीं है, तो उन्हें बताना पड़ता है आप सिर्फ ओपीडी में चलकर आए हैं और आप सांस खींच खींच के उससे बात कर रहे हैं। दे आर अनअवेयर, उन्हें नहीं समझ आ रही ना, क्योंकि ये बहुत पुराना सिलसिला चल रहा है उनके साथ, जी जी। तो वो उससे यूज टू हो गए हैं, इसलिए ये क्रॉनिक डिजीज है और ये इरिवर्सिबल है। अच्छा, इरिवर्सिबल को मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इरिवर्सिबल से हम ये समझते हैं कि बस अब ये डेड एंड है। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। इरिवर्सिबिलिटी असल में एक क्राइटेरिया है हमारा, जिससे हम एस्थमा को और सीओपीडी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्क करते हैं इन दोनों के दरमियान में कि ये एस्थमेटिक बंदा है या ये सीओपीडी का बंदा है। अगर वो एस्थमेटिक होता है तो वो एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है, वो इतना रिवर्स हो जाता है ऐसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करके स्टैट एक वाहिद एक दफा ट्रीटमेंट देकर। हाँ जी। और जो सीओपीडी का बंदा होता है वो भी थोड़ा सा रिवर्स होता है जी। मगर वो उतना नहीं होता, यानी कम मिकदार होती है उसके लंग फंक्शन के ठीक होने की। हाँ डॉक्टर बिल्किस, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? मैं कि जब पिछले दिनों लाहौर में स्कूल बंद हो गए, जहाँ जहाँ स्मॉग थी वहाँ पर स्कूल बंद हुए, बट बाहर तो चलें आप ना निकलें घर से, घर के अंदर है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले आपका विटामिन D3 बहुत अच्छा होना चाहिए। आप विटामिन C इनटेक करें। अपनी इम्यूनिटी को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके जो सोल्जर्स हैं वो इन सारी चीज़ों से लड़ सकेंगे। इसके लिए सिर्फ यही प्रिवेंशन है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और वक्त के साथ जैसे आपका जो मौसम आपको कह रहा है वो ग़िज़ा इस्तेमाल करें। ज़बान के चटखारा छोड़ें, जो मौसम आपको कह रहा है आपने वो इस्तेमाल करना है जो अल्लाह ने इस मौसम में दिया है। विटामिन ए भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। तो हमारे यहाँ सिर्फ कैरेट जूस पिया जाता है, कैरेट या गाजर का हलवा खाया जाता है। गाजर का हलवा खाया जाता है। उसको जैसे ना सूप बना के, सूप में बच्चों को भी लाजमी दें सूप में। और जैसे हम अल्फाल्फा, आपने सुना होगा कि अल्फाल्फा कितना बेहतरीन टॉनिक है होम्योपैथिक में, वो लूसन है। और लूसन हमारे यहाँ घोड़ों को या बकरी को खिलाया जाता है, खुद नहीं खाते, है ना। तो अच्छी चीज़ हम जानवरों को दे रहे थे, जानवरों की सेहत अच्छी है। हाँ, हम जानवरों से भी मरियल है। हाँ, अगर सिर्फ लूसन और उसका गाजर का यखनी बना के जो सीओपीडी के पेशेंट हैं या एस्थमिक पेशेंट हैं तो उनको दिया जाए तो फिर उनकी सर्दियाँ सुकून से गुजर सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये सर्दियाँ क्या मुतालबा कर रही हैं हमसे कि हमें क्या करना है? सो इसको मैनेज करने के दो तरीके हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। अगर हम नॉन मेडिकल की तरफ जाएं, जैसे मैम ने अर्ज किया कि डेफिनेटली अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें। वन, उमूमन स्मोक के टाइमिंग्स हैं 6 to 10 AM। जो लोग अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हैं, मेरा मशवरा होगा वो अपने वॉक के टाइमिंग्स को चेंज करें, वही आप इवनिंग के टाइम पे कर सकते हैं। थर्ड, मास्क का यूजेज आपका हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, स्मॉग नहीं टाइम देके अब निकल रही, वो जैसे कोविड का टाइम था ना, स्मॉग है घरों में, कह रहे हैं कि घरों में रात के टाइम भी आपको फील हो रहा है कि आप कुछ जो इनहेल करें वो अच्छा नहीं है, कुछ डस्ट इनहेल उसके लिए आप एक तो ये है कि ह्यूमिडिफायर्स यूज कर सकते हैं, दैट्स वन। दूसरा तरीका ये है कि अपने आप को वेल हाइड्रेट रखें। उमूमन हमने ये ट्रेजेक्टरी देखी है कि विंटर्स में हमारा पानी का इंटेक बहुत कम है, डेफिनेटली एयरवेज ऑलरेडी ड्राई हो गए, फिर स्मोक ने उसमें जैसे एक एडेड और नुकसान आपको क्रिएट कर दिया। मेडिकली फिर आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि नंबर वन, आई वुड से नंबर वन इज वैक्सीनेशंस। वैक्सीनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज है। इस ईयर में हमने ये देखा कि वो इन्फेक्शंस जो विंटर में पाए जाते थे वो थ्रू आउट समर हमारे पास मरीज एडमिट होते रहे इन्फ्लुएंजा की वजह से। ओके, लेकिन डॉक्टर साहब इस बार तो मैं देख रही थी बहुत से लोगों को, हम ना कोविड की तरफ टेस्ट की तरफ भी नहीं जा रहे। कुछ लोग इसमें से टेस्ट करा भी रहे थे, उनको कोविड पॉजिटिव आ रहा था। वैसे जो अभी जो कोविड जिन लोगों का पॉजिटिव आ रहा है, क्या ये भी कंटेजियस है? क्या वो लोगों को लग रहा है, क्या है? सो मसले ये कि ये हर वेरिएंट चेंज होते हैं डेफिनेटली। इसलिए लोग कहते हैं कि मैंने तो वैक्सीन लगवाई, मुझे फिर भी इन्फ्लुएंजा हुआ और मुझे हर साल वैक्सीन क्यों लगानी है? इट्स बिकॉज इन्फ्लुएंजा का जो वेरिएंट है, जो कुछ उसकी फिजियोलॉजी, वो हर साल चेंज होता है। तो हमसे भी तेज है भाई। हाँ, तो डेफिनेटली, और इन्वायरमेंट उसका अपना एक असर है। सो डेफिनेटली वैक्सीनेशन तो आपको करनी है। कोविड का जो ये वाला वेरिएंट है डेफिनेटली लेस हार्मफुल देन द प्रीवियस वन जो लोगों ने देखा है, बट अगेन कंटेजियस तो है।
तो जैसे अगर आपको कोविड या कोई भी वायरल इन्फेक्शन, नॉट जस्ट कोविड, आपको मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि ये इतना कंडीशन आपको होगा तो दूसरों को होगा। हो सकता है शायद मेरे घर में जो COPD पेशेंट है और मुझ में ये फ़र्क हो कि शायद मैं 2 दिन में सही हो जाऊं, बट जब उनकी डिजीज़ वर्स होगी तो डेफिनेटली वो हॉस्पिटल जाएंगे। ओह माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल, और उनके लिए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये COPD कौन सी लेवल पे जाकर जानलेवा साबित हो सकती है, हम इस पर बात भी करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी